हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नर्मदा मैन। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल इवेंट और मैपिंग से रिलेटेड पीवाईक्यू देखेंगे। तो पहले सवाल में पूछ रखा है कि इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया देन चाइना। देखिए, कल्टीवेबल एरिया की बात हो रही है, एरेबल का मतलब कल्टीवेबल एरिया की बात हो रही है। तो कल्टीवेबल एरिया तो देखो चाइना ज़्यादा बड़ा है ज्योग्राफिकली, और चाइना के बाद जो लैंड मास है वो भी बड़ा है, तो कल्टीवेबल एरिया भी चाइना में ही ज़्यादा बड़ा है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा पूछ रखा है द प्रपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना। इसका मतलब कि जो इरीगेटेड एरिया है वो इंडिया में ज़्यादा है कंपेयर टू चाइना। देखिए, इंडिया में क्या हुआ था, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, उसके साथ ही हमारे यहाँ एक्सटेंसिव कैनल सिस्टम हो गया, या फिर इरिगेशन जो फंवारा इरिगेशन हो गया या ड्रिप इरिगेशन हो गया। तो जो ग्राउंड वाटर इरिगेशन है वो भी एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू चाइना। चाइना में हालांकि एरिया ज़्यादा है लेकिन इरिगेशन उतना ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू इंडिया। तो प्रोपोर्शनली हम बात करें तो इंडिया में मोर इरीगेटेड एरिया है, ज़्यादा सिंचाई होती है, तो ये वाली बात सही है। जो थर्ड स्टेटमेंट वो बोल रहा था एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन इन चाइना, कि इंडिया में जो प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टेयर वो ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है। चाइना में क्या है, चाइना का खास फीचर है कि वहाँ मैकेनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, मशीन्स का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, मैकेनाइजेशन का एक्सटेंसिव यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर्स का अच्छा यूज मतलब अच्छा, और मैं बोलूँगा कि प्रोडक्टिव और एफिशिएंट यूज़ किया जाता है। और ओवरऑल जो टेक है वो भी चाइना में बेटर यूज किया जाता है। तो प्रोडक्टिविटी की बात करें तो चाइना की जो प्रोडक्टिविटी है ना वो ज़्यादा है कंपेयर टू प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिया। तो ये थर्ड स्टेटमेंट है, ये भी गलत है। तो इसमें ओनली वन वुड बी करेक्ट। देखिए, एग्ज़ाम में थोड़ा सा ये क्या है कि ऐसे वाला है जिसमें आपको कुछ गैस मारने पड़ेंगे। एग्जैक्टली आपको एरिया या फिर इरिगेशन का प्रोपोर्शन या प्रोडक्टिविटी पता होना ज़रूरी नहीं है। तो इसमें हम एक इंटेलिजेंट गैस से ही ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एग्जैक्टली डेटा पता होना थोड़ा मुश्किल है। तो ओवरऑल हम ये देख सकते हैं कि जो चाइना है वहाँ पे क्या है, मोर लैंड और मोर प्रोडक्टिविटी, जबकि इंडिया में क्या बात कर सकते हैं, इरिगेशन ज़्यादा है, मोर इरिगेशन। तो ये हम इस क्वेश्चन से टेक अवे ले सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कोबाल्ट के बारे में पूछ रखा है कि अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट मेटल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज फॉर ईवी इज प्रोड्यूस्ड बाई। कि भाई ईवी में जो कोबाल्ट यूज़ किया जाता है वो ज़्यादातर 3/4 कहाँ से आता है। देखिए, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। अर्जेंटीना किसके लिए फेमस है, लिथियम के लिए फेमस है, कोबाल्ट के लिए नहीं इतना फेमस है। बोट्सवाना से डायमंड निकलता है, डायमंड का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बिल्कुल इसमें क्या है, एक यहाँ पे कतांगा रीजन है, कतांगा रीजन। तो इस रीजन से बहुत ज़्यादा कोबाल्ट निकलता है। और ये कोबाल्ट बिल्कुल जैसे ईवी बैटरीज हो गई या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो इनमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कजाकिस्तान किसके लिए फेमस है, यूरेनियम की जो माइनिंग है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, यूरेनियम का एक इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी वुड बी राइट आंसर। तो एक बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हम देख लेते हैं लिथियम और कहाँ कहाँ से निकलता है। तो ABC कंट्रीज़ हैं, अर्जेंटीना, आपका जो बोलिविया है B फॉर बोलिविया, ठीक है, और C फॉर चिले यहाँ से, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ये फेमस है। इसके बाद अगर हम निकल की बात करें तो निकल के लिए कौन फेमस है, इंडोनेशिया। तो ये 2025 था उसके PYQs में भी आ रखा है, ये इंडोनेशिया निकल से ये पूछा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन, कि इनमें से कॉन्गो बेसिन का कौन कौन पार्ट है, कैमरून, नाइजीरिया, साउथ सुडान, युगांडा। एक बार हम कॉन्गो बेसिन देख लेते हैं। तो देखिए, ये अपने पास अफ्रीका का मैप है। तो इस मैप में हम देखें तो ये एक तरीके से जो वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका है उसका एक जूम्ड वर्जन है। इसमें ये क्या है, ये आपकी कॉन्गो रिवर है इधर से, तो जो मोस्टली ऐसे ऐसे करके फ्लो कर रही है, और ये इसका जो आसपास का एरिया वो क्या कॉन्गो बेसिन के एरिया को दिखाता है। तो अपने जो ऑप्शन देखें तो नाइजीरिया एक ऑप्शन दे रखा है, क्या इसका पार्ट है, नहीं, नाइजीरिया में तो कोई रिवर इसका जो ट्रिब्यूटरीज है वो जा ही नहीं रही, तो नहीं है। साउथ सुडान में कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये वाला भी नहीं है, तो नाइजीरिया भी नहीं है, साउथ सुडान भी नहीं है। इसके बाद देखें कि युगांडा में कोई कुछ जा रहा है, युगांडा में नहीं जा रहा। युगांडा बेसिकली क्या है,
जो लेक विक्टोरिया उसके पास वाली कंट्री है, तो यहाँ भी नहीं जा रहा। लेकिन इसमें एक ऑप्शन जो दे रखा है अपने को, वो दे रखा है कैमरून। देखिए ये कैमरून है, और कैमरून से क्या है कि ये जो इसके ट्रिब्यूटरीज है वो कैमरून से पास कर रही हैं। तो जो कॉन्गो बेसिन है उसका पार्ट है कैमरून, बिल्कुल है पार्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, कैमरून वुड बी राइट आंसर। तो अपना जो ए ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इंडिया की मैपिंग के रिगार्डिंग दे रखा है कि अमरकंटका हिल आर एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंज। देखिए अमरकंटका हिल का किसके कॉन्फ्लुएंस पे, तो ये जो एक जंक्शन बना रखा है किसने, हम बोल सकते हैं जो विंध्या है, विंध्या रेंज, इसके बाद सतपुरा, और कहीं ना कहीं जो मैकाल हिल्स है वहाँ पर आपका अमरकंटका हिल्स है। तो यहाँ पे सह्याद्री नहीं है, ये क्या होना चाहिए था, इसकी जगह सतपुरा होना चाहिए था, तब ये स्टेटमेंट सही होता। सह्याद्री रेंज किसको बोलते हैं, सह्याद्री तो बेसिकली वेस्टर्न घाट का नाम है, वेस्टर्न घाट्स को बोलते हैं। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो पहला तो गलत है। दूसरा क्या बोल रखा है कि बिलीगिरी रंगन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। देखो ये बिलीगिरी रंगन हिल्स है, ये बेसिकली जो इधर से वेस्टर्न घाट आता है, ठीक है, इधर से आपका ईस्टर्न घाट आता है, तो इन दोनों के कन्फ्लुएंस पे यहाँ कहीं है, तो इसको हम BRH बोल सकते हैं, बिलीगिरी रंगन हिल्स। तो ये दोनों के कन्फ्लुएंस पे, और जो अपना सतपुरा रेंज है वो तो कहाँ है, सेंट्रल इंडिया में, तो ये बिल्कुल इससे अनरिलेटेड है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो शीशसेलम हिल्स के बारे में पूछ रखा है कि कॉन्स्टिट्यूट द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। देखिए जो शीशसेलम हिल्स है वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, और ये बेसिकली किसका पार्ट है, जो ईस्टर्न घाट्स हैं उसका पार्ट है। भाई वेस्टर्न घाट तो जाता नहीं आंध्र प्रदेश में, तो ये वाला इसलिए गलत है। तो थर्ड ऑप्शन भी अपना गलत हो जाएगा, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, नन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इंडिया के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग पूछ रखा है। तो पहला क्या है कि जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ एंड सूरत। तो बोल रहा है इंडिया का जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है वो क्या करता है, अगर मैं ये इंडिया मान लूँ, ठीक है, अगर ये इंडिया है तो बेसिकली जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो बेसिकली इंडिया को के जो चारों कॉर्नर्स हैं उनको कनेक्ट करता है। तो जो बोल रहे हैं ईस्ट वेस्ट वाला जो कॉरिडोर है वो डिब्रूगढ़ और सूरत को कनेक्ट करता है। तो ऐसा नहीं है, बेसिकली ईस्ट में क्या कर, जो पोरबंदर है गुजरात में, पोरबंदर कहाँ, गुजरात में, और असम में जगह है सिलचर, इनको कनेक्ट करता है, ठीक है। तो या डिब्रूगढ़ और सूरत को कनेक्ट करता है, तो ये तो दोनों ही गलत हैं, दोनों ही एंड पॉइंट इसके गलत हैं, तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा जो बोल रखा है, दूसरा ऑप्शन में बोल रखा है कि ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट मोरे इन मणिपुर एंड चियांग में इन थाईलैंड वाया म्यांमार। देखिए यहाँ मोरे है मणिपुर में, उसके बाद क्या आ जाएगा म्यांमार, और उसके बाद यहाँ क्या आएगा थाईलैंड। तो ये थाईलैंड है, ये म्यांमार है, ठीक है। अब होता क्या है कि एक्चुअल में जो थाईलैंड में जगह है ना, वो उसका नाम है वो मेसोटे करके जगह है, मेसोटे, इसको कनेक्ट करता है वाया म्यांमार, ये वाली इन्फॉर्मेशन भी सही है। उसके बाद जो मोरे इन मणिपुर ये भी सही है, लेकिन जो थाईलैंड में डेस्टिनेशन पॉइंट है वो आपका मेसोटे आएगा, इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी गलत है। तो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या बोल रखा है कि बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विथ कनमिंग इन चाइना। तो एक्चुअल में जो ये BCIM कॉरिडोर है ना, ये वाराणसी से चालू नहीं होता है, ये कहाँ से चालू होता है, कोलकाता से चालू होता है, ठीक है। कोलकाता से बांग्लादेश में ढाका जाएगा, ढाका से फिर ये जो म्यांमार में जगह है मैंडले, ठीक है, मैंडले वहाँ जाएगा, और फाइनली ये जो चाइना में जगह है कनमिंग, उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वाराणसी की वजह से ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो इसमें तीनों ही गलत हैं, तो नन वुड बी राइट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जिसमें क्या है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1 और 2, और फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है, पहला या दूसरा सही, ये वाला क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है कि इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो ये वाली बात तो सही है कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात करें, देखो हमारी कैपेसिटी की बात करें तो दो चीज़ें हैं,
तो देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कैपेसिटी, ठीक है, और एक होता है प्रोडक्शन। तो हमारी जो एनर्जी कैपेसिटी थर्मल हो गया या फिर उसके बाद रिन्यूएबल हो गया और उसके बाद हम बात करें न्यूक्लियर हो गया, तो इन तीनों की बात करें तो हमारी कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है थर्मल की कितनी है, 50% के आसपास है, रिन्यूएबल की 48% के आसपास है, और जो न्यूक्लियर है उसकी 1.8% है। लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्शन की बात करें तो 75% किससे प्रोड्यूस हो रहा है, थर्मल से। रिन्यूएबल से हम 22% के आसपास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और 3% हम कर रहे हैं न्यूक्लियर से। तो अब देखिए, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो 75% बिल्कुल हमारे पास किसके हैं, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं किससे, थर्मल एनर्जी से। तो ये वाली बात तो सही है, कोल पे डिपेंडेंट हम। सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि यूरेनियम एनरिच्ड टू एन एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए 60% एनरिच्ड यूरेनियम तो क्या है, एक तरीके से वेपन ग्रेड हो जाता है, इससे तो वेपन बनाए जा सकते हैं, वेपन ग्रेड यूरेनियम हो गया है। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए कितना चाहिए होता है, लगभग 3 से 5% जो एनरिचमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। तो दूसरे वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और इवन जो अभी ईरान यूएस से वॉर चल रहा है उसमें भी यही क्लेम किया जा रहा है कि जो ईरान ने है वो 60% एनरिच्ड न्यूक्लियर डेवलप कर लिया और उसकी वजह से वो वेपन बना सकता है। लेकिन जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब की हम बात करें स्पेसिफिकली, तो उस केस में हमें 90 to 95% जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट होता है वो अचीव करने की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या आ जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैपिंग से रिलेटेड है और पूछ रखा है कि इनमें से कौन से कंट्रीज़ हैं जो यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था और बहुत हॉट टॉपिक था ये, तो बहुत एंटिसिपेटेड क्वेश्चन था। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, ठीक है। अब हम इसका मैप देखेंगे। तो देखिए एक बार मैप में देखते हैं, पहला ऑप्शन बुल्गारिया दे रखा है, तो बुल्गारिया क्या यूक्रेन को टच करता है, तो नहीं करता, तो बुल्गारिया भी आंसर नहीं होगा, ये अपना यूक्रेन है, ठीक है। उसके बाद चेक रिपब्लिक, तो चेक रिपब्लिक भी कहाँ है, ये भी दूर है, इसको चेकिया भी बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद हंगरी क्या टच करता है, हंगरी बिल्कुल यूक्रेन को टच करता है, तो ये वाली बॉर्डर हंगरी की टच करती है, तो ये हंगरी बहुत स्लाइटली टच करता है, तो हंगरी इसमें सही आंसर है। लातविया कहाँ है, लातविया, लिथुआनिया, ये दोनों ही कंट्रीज बहुत साइड में रह जाते हैं, तो ये देखिए ये ऊपर लातविया है, ये लिथुआनिया है, तो लातविया भी नहीं होगा। उसके बाद लिथुआनिया है, ये भी दूर रह जाता, तो ये भी नहीं होगा। रोमानिया क्या टच करता है, तो रोमानिया देखिए ये यहाँ पर बॉर्डर टच करता है और इवन यहाँ पे भी एक बड़ी बॉर्डर टच करता है, तो रोमानिया इसके कनेक्टिंग कंट्री है, तो रोमानिया भी हो जाएगा। तो इसमें कितने सही हैं, हम देखें तो केवल जो हंगरी और रोमानिया है वो टच करते हैं, बाकी जितने भी कंट्री हैं वो टच नहीं करते हैं। एक बार यूक्रेन के अगर हम कंट्रीज़ देखें जो टच करते हैं, तो देखिए बेलारूस है, उसके बाद इधर ये क्या है, रसिया है, उसके बाद आपका रोमानिया आ जाएगा, मालदोवा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका हंगरी आ जाएगा, स्लोवेनिया आ जाएगा, पोलैंड आ जाएगा। तो ये सारे कंट्रीज है जो यूक्रेन के नेबरिंग स्टेट है, जो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा हंगरी सही है, और इसके बाद जो एक आंसर अपना रोमानिया सही है, तो ओनली 2 वुड बी करेक्ट। तो जो ए ऑप्शन है वो इसमें सही है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, देखिए इसमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो पहला है कि अकॉर्डिंग टू यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, इंडिया एक्सट्रैक्ट मोर देन ए क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर विड्रॉल ईच ईयर, कि हम लगभग 25% से ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऐसा यूएन की रिपोर्ट ने बोला है। तो देखिए इंडिया की अगर हम एरिया की बात करें तो हमारे पास वर्ल्ड का कितना है, 4% एरिया है। पॉपुलेशन की बात करें तो कितनी है, 18% पॉपुलेशन है। और अगर हम बात करें कि हम कितना ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हम लगभग 25% से ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है।
तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, इंडिया नीड टू एक्सट्रैक्ट मोर देन ए क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर ईच ईयर टू सेटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड्स ऑफ ऑलमोस्ट 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग इन इट्स टेरिटरी। तो देखिए इसमें ये वाली बात सही है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 18% है, हमें उनके लिए चाहिए पानी, ये वाली बात सही है। लेकिन देखो एक्चुअल में 90% जो हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, इरिगेशन के लिए। हम एक्चुअली पीने के लिए ड्रिंकिंग जो नीड्स है या फिर हमारी सैनिटेशन नीड्स है उनके लिए नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि हम पानी पीने के लिए या ड्रिंकिंग जो नीड्स हैं उनके लिए जो 25% ऑफ ग्राउंड वाटर है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें जो 25% में से ओनली 10% ही हम इस काम के लिए यूज कर रहे हैं, तो अपनी ये नीड तो नहीं है। तो इसलिए जो क्योंकि इसका रीज़न गलत है इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और अगर ये स्टेटमेंट गलत होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, सी वुड बी राइट आंसर, कि पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम डिकेड्स ऑफ सिविल स्ट्राइक एंड फूड शॉर्टेजेस एंड वाज इन न्यूज़ फॉर इन द रिसेंट पास्ट फॉर इट्स वेरी स्कार्स फैमिली। तो 3-4 चीज़ें पूछ रही है। एक तो क्या है, सिविल वॉर हो रहा है, फूड शॉर्टेज देखी जा रही है और फेमिन देखी जा रही है। इन किन किन कंट्रीज़ में, कौन ऐसा कंट्री जहाँ ये सब देखा जा रहा है। देखिए अगर हम बात करें जो अंगोला की है तो वहाँ बिल्कुल पहले सिविल वॉर था, लेकिन अभी क्या है, वो अर्लियर टाइम्स में था, ठीक है। लेकिन अभी रिलेटिवली क्या है, कोई ऐसी फेमिन जैसी न्यूज़ नहीं आ रही है वहाँ से कि भाई फेमिन हो गया ये वो, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। कोस्टा रिका है, ये रिलेटिवली क्या है, स्टेबल है, यहाँ पे कोई फेमिन जैसा कुछ नहीं हो रहा। इक्वाडोर है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस देखे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कहना कि यहाँ पर फेमिन है या फूड शॉर्टेज है ये भी नहीं है। लेकिन देखो सोमालिया जो ऑप्शन है उसमें क्या है कि सोमालिया में सिविल वॉर चल रहा है 1991 से, और रिकरेंट वहाँ पे फेमिन भी देखी जा रही है। और एक तरीके से जो एक टेररिस्ट या इंसर्जेंसी ग्रुप है, ठीक है, इंसर्जेंसी जो अल शबाब है, तो उसका भी वहाँ पे अच्छा होल्ड है। तो इन सब रीजन्स की वजह से, और रिकरेंट फेमिन है जैसे 2011, 17, 2022, 23 में रिसेंटली आई है, तो इन सब की वजह से हम क्या बोल सकते हैं, इसका जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा, सोमालिया। और सोमालिया वैसे भी क्योंकि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक लोकेटेड कंट्री है, यहाँ बहुत पायरेसी के लिए भी जाना जाता है। ओवरऑल यहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी ख़राब होती है, तो काफ़ी एक अनस्टेबल सा स्टेट है, तो इसमें बिल्कुल सोमालिया आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है कि रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैव अडॉप्टेड फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन, ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली रेगुलर माइग्रेशन। तो ये GCM है, ये जो ऑल द कंट्रीज ऑफ UN है उन्होंने अडोप्ट किया है। तो ये बात सही है क्या, देखो ऑल द जो कंट्रीज है ना वो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, और ऑल की वजह से क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एक्चुअली में इसमें जो USA और हंगरी है उन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया था, ठीक है, ऑप्ट आउट। तो ये कहना कि सब ने अडोप्ट किया, ये वाली बात गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट स्टेटेड इन द GCM आर बाइंडिंग ऑन द UN मेंबर कंट्रीज। क्या बाइंडिंग है, तो ये क्या था, देखो इंटरनल माइग्रेशन की बात हो रही है, और बेसिकली एक थोड़े से ऐसे जो जितने भी कमिटमेंट्स होते हैं वो नॉन बाइंडिंग इन नेचर होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क होते हैं ये सारे भी जितने भी हैं वो, ठीक है। तो बाइंडिंग बोलना तो बिल्कुल कुछ एक्सट्रीम होते हैं जिनमें बहुत रिक्वायरमेंट होती है, या ऐसा है कि भाई एक्ट करना ही पड़ेगा, वही बाइंडिंग होती है। अदरवाइज इंटरनेशनल जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो मोस्टली नॉन बाइंडिंग नेचर के होते हैं, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। थर्ड बोल रखा है कि द GCM एड्रेसेज इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस पीपल ऑल्सो इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट। देखो इंटरनली डिस्प्लेस पीपल को कैसे कोई करेगा, क्योंकि इंटरनली तो शादी की वजह से भी होते हैं, एम्प्लॉयमेंट की वजह से भी हो सकते हैं, तो जनरली सोवर्निटी पे बात आ जाती है। अगर इंटरनली डिस्प्लेस को किसी भी ऐसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट में काउंट किया जाने लग गया तो ट्रैक कर पाना भी बहुत मुश्किल है, तो ये वाली बात ही बिल्कुल गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो D ऑप्शन है नन वुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है, एक तरफ की भाई को एक रीज़न दे रखा है और दूसरी तरफ उसकी क्यों ये न्यूज़ में था, तो उसके बारे में
पूछ रखा है। तो देखो नॉर्थ कीव एंड इतूरी, तो ये वाला जो रीजन है ना नॉर्थ कीव एंड इतूरी, ये कहाँ है? जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डीआरसी है वहाँ है। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मिलिशिया वायलेंस है वो देखने को मिल रहा है, इसके बाद एथनिक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है, और एक तरीके से रिसोर्स के लिए भी लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अनस्टेबल है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है अर्मेनिया अजरबैजान, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। देखिए जो सेकंड ऑप्शन है उसमें देख रहा है कि नारगानो काराबाख, ये क्या इंसर्जेंसी इन मोजाम्बिक है? तो नहीं, जो मोजाम्बिक में जो इंसर्जेंसी हुई थी वो कहाँ हुई थी? कैबो डेल्गो, कैबो डेल्गो इस रीजन में मोजाम्बिक में इंसर्जेंसी हुई थी। नारागानो काराबाख कहाँ है? ये बेसिकली जो अर्मेनिया और अजरबैजान वाला इलाका है उसके बीच में एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट था। तो इसमें एक्चुअल में जो पहले ऑप्शन का रीजन इन न्यूज़ है उसके साथ मैचिंग होगी, तो जो ऑप्शन 2 है वो भी गलत हो जाएगा। अब देखो खेरसोन और जपोर्जिया ये कहाँ था? ये बेसिकली यूक्रेन में जगह है, और ये यहाँ पर जो रसिया है यूक्रेन वॉर है वहाँ पर डिस्प्यूट देखा गया था, और वो वहाँ पर ये बेसिकली क्या था, इन न्यूज़ था, क्योंकि जो जपोर्जिया है वहाँ पे क्या एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो इसलिए भी ये न्यूज़ में था। इसमें ऑप्शन दे रखा है कि इजराइल लेबनान डिस्प्यूट से रिलेटेड, तो नहीं ये वाला नहीं था, तो ये भी इसमें क्या हो जाएगा, गलत है, तो इसमें नन वुड बी राइट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, और उसके बाद पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि इजराइल हैज़ एस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब स्टेट्स। तो ये वाली बात तो सही है कि जो इजराइल ने अब्राहम अकॉर्ड्स फॉलो किया था, अब्राहम अकॉर्ड, ठीक है, और इसके तहत क्या हुआ, कुछ जो कंट्रीज हैं जैसे यूएई के साथ, बहरीन के साथ, मोरक्को के साथ और सूडान, तो बेसिकली गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करें तो यूएई और बहरीन है, इनके साथ इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करे, तो ये तो सही है। दूसरा जो ऑप्शन है वो दे रखा है कि द अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया वॉज साइंड बाय इजराइल एंड अरब लीग। तो देखिए जो अरब पीस इनिशिएटिव है ये बेसिकली कब प्रपोज किया गया था? इसे सऊदी अरेबिया ने प्रपोज किया था, ठीक है, और कब? 2002 में। क्या इसको साइन किया गया? तो अभी तक ये साइन नहीं हुआ है, ये क्या है, एक प्रपोजल स्टेज में रह गया और इसको कभी साइन नहीं किया गया। तो ये वाली बात भी सही है, लेकिन जो साइंड है वहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रपोजल है, सऊदी अरेबिया भी इसमें सही फैक्ट दे रखा है। तो एक्चुअल में ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसको कभी साइन ही नहीं किया गया। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसमें 1 इज़ करेक्ट और जो दूसरा है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें एक तरफ एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दे रखा है और जो कंट्रीज है उसकी मैपिंग करवा रखी है। तो इसमें ऑप्शन 1 सही, 2 सही, 3 सही वाला दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं डोनबास। तो ये डोनबास जो इलाका है वो कहाँ था? एक डोनबास यूक्रेन में जगह है, ठीक है, यूक्रेन में, और जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसकी वजह से न्यूज़ में था। तो क्या ये सीरिया में? तो ये वाली बात तो गलत है, तो पहला तो गलत है। काचीन जो इलाका है वो कहाँ है? काचीन म्यांमार में, ठीक है। तो क्या ये कहीं से भी इथोपिया से इसका लेना देना है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और काचीन न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यहाँ एक एथनिक इंसर्जेंसी देखी गई थी, ठीक है। इसके बाद जो टिग्रे रीजन है ये कहाँ है? ये इथोपिया में है, बेसिकली टिग्रे, इथियोपिया। तो इसमें भी एक तरीके से देखिए जो क्रॉस वाली मैचिंग है वो दे रखी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही नहीं है। और टिग्रे में क्या है, ये यहाँ से सिविल वॉर चल रहा है, ठीक है, सिविल वॉर देखा गया था 2020 से के अराउंड, लगभग 2020 से 22 या इसके बाद से सिविल वॉर टिग्रे रीजन में देखा जा रहा है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ऑल इनकरेक्ट है, तो इसमें जो नन ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ये इंस्टेबिलिटी से रिलेटेड ही है कि इन द रिसेंट ईयर चाड, गुनिया, माली, सूडान कोट इंटरनेशनल अटेंशन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स कॉमन टू ऑल ऑफ देम, कि सब में कौन सा रीजन कॉमन है जिसकी वजह से ये न्यूज़ में थे, ठीक है। तो देखिए एक एक कंट्री का हम देखते हैं कि चाड क्यों न्यूज़ में था। चाड इसलिए था क्योंकि यहाँ
प्रेसिडेंट की डेथ हो गई थी और जो मिलिट्री कूप था या मिलिट्री टेक ओवर था वो देखा गया। ठीक है, कब? लगभग 2021 में। इसके बाद अगर हम गिनिया की बात करें, ठीक है, तो यहाँ भी 2021 में जो प्रेसिडेंट था उसको हटा के मिलिट्री कूप हुआ। माली में भी मल्टीपल मिलिट्री कूप देखे गए 2020 में, 2021 में। ठीक है, और इवन सूडान में यहाँ भी 2021 में क्या देखा गया? मिलिट्री कूप देखा गया। तो बेसिकली इन सब में कॉमन क्या था कि सक्सेसफुल कूप हुए हैं यहाँ पर। तो मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है, जो वहाँ की प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट जो भी गवर्नमेंट थी उसको हटा के मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। तो ये वाला इसमें डी आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने 2023 के जो इम्पोर्टेंट PYQs थे वो डिस्कस कर लिए। तो आप मेरी जो चैनल पे जो अदर इकोनॉमिक्स की, हिस्ट्री की, एनवायरनमेंट की, इसकी जो PYQ सीरीज़ है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।